नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चर्चा विद मुकेश में। और मैं हूं मुकेश चतुर्वेदी। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की एनडीए की सरकार, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर। और अब हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि कौन कौन सी उपलब्धियां हुई हैं, क्या कमियां रही हैं, इन सबको आगे बढ़ाते हुए अगली अपन इस चर्चा को, जो पिछली बार जहां हमने छोड़ा था वहां से अपन आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले बार बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की थी। ना पीछे जाते हुए, रिवाइज ना कराते हुए मैं थोड़ा सा आगे ही बढ़ता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, वो ज़्यादा है बात करने के लिए, विषय बहुत है, बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, अपन देखें इस 8 साल के अंदर में और क्या नई चीज़ें हुई हैं। तो दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि जिस पर किसी ने शायद ध्यान न दिया हो, वो ये हुआ कि रेल बजट, जो अभी तक के इतिहास में हमेशा से आम बजट से पहले आता था, 25 फरवरी को होता था, मोदी सरकार ने आने के बाद उस रेल बजट को खत्म कर दिया और उसको मर्ज कर दिया वित्त बजट के साथ में, आम बजट के साथ में। अब लोगों को लगा कि ये इसका क्या फायदा हुआ, रेलवे का अलग बजट आता था, अलग घोषणाएं होती थी, सारी चीज़ होती थी। अब दोस्तों, मैंने एक भाषण रेल मंत्री वैष्णव जी का सुना था, अश्विनी वैष्णव जी का, लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया था। उसमें उन्होंने उसका कारण बताया था। उन्होंने कहा था कि जब रेल बजट, हम 2014 से पहले की बात करें तो 2014 तक से पहले तक रेल बजट हुआ करता था 39,000 करोड़ रुपए का। और जो अभी जो 22-23 का बजट, अभी जो पिछले वित्त वर्ष में, इस वर्ष वित्त वर्ष में मोदी सरकार ने पेश किया है, उसमें वो बजट, रेलवे का बजट 2,42,000 करोड़ रुपए का है। कहाँ 39,000 करोड़ रुपए, कहाँ 2,42,000 करोड़ रुपए। तो अश्विनी वैष्णव जी का कहना था ये बहुत बड़ा फर्क हुआ है इन दो बजटों को मिलाने से। पैसा मिलना चालू हुआ है, परियोजनाएं चालू हुई हैं। परियोजनाएं घोषणा हो जाती थी, शुरू ही नहीं हो पाती थी, अब घोषणाएं जो पुरानी थी वो भी पूरी हो रही हैं, नई जो योजनाएं बन रही हैं वो भी टाइम से पूरी हो रही हैं। तो ये सब चीज़ों का फर्क इससे पड़ा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, रेलवे में सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी। आए दिन जो दुर्घटनाएं पहले हुआ करती थी उनमें बंद, वो सब बंद हुई हैं, अब सुनने को नहीं मिलती। रेयर छोटी मोटी एक आध घटना हो जाए तो अलग बात है, बाकी ज़्यादातर कोई मेजर घटना अभी तक को कहीं होती नहीं है, सुनने में नहीं आती। सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया है, सुविधाओं पे बहुत ध्यान दिया है, फ्रेट कॉरिडोर पर ध्यान दिया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है। नई जो किसानों के लिए, छोटे किसान हैं, जो व्यापारी हैं, उन लोगों के लिए नई ट्रेनें चलाई हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर तुरंत पहुंचने वाली, जिनसे कि सामान जल्दी से जल्दी पहुंचता है, ख़राब भी नहीं होता। ऐसे जो सामान जो जल्दी ख़राब होते हैं उनके लिए अलग से ट्रेनें चलाई हैं। तो ये सब चीज़ें, सुविधाएँ हुई हैं, यात्री सुविधाओं में बहुत वृद्धि हुई है, ट्रेनों की स्पीड बढ़ी है, रेल ट्रैक बढ़ाए गए हैं और बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें रेलवे की हुई है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप बात करें सड़क परिवहन की, सड़क परिवहन में 83,700 किलोमीटर्स का टारगेट नेशनल हाईवेज बनाने का है सरकार का, और ज़्यादातर पूरा हो रहा है। 50 से 55 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवेज बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाया गया है। और मैं किसी उसमें नितिन गडकरी जी को, एक चीफ मिनिस्टर से बोलते हुए सुन रहा था, ये हमारी सरकार है, जबकि वो विरोधी दल के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं थे। उनसे वो कह रहे थे, आप में कितनी हिम्मत है, आप कितने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जमीन एक्वायर करने की व्यवस्था आप करिए, प्रोजेक्ट के लिए पैसा मैं देता हूँ, मेरे पास कोई फंड की कमी नहीं है। ये सरकार का है। अभी तक हम यही सुनते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, अब सरकार के पास पैसा भी है और वो अब खुला चैलेंज करते हैं, आप कितने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बना लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात दोस्तों, इसके अगर अपन बात करें, सरकार ने वित्त पे बहुत अच्छा नियंत्रण किया है। पैसा कहाँ से आया है, वित्त पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है, बचत की है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो बीच में लीकेजेस थे वो रोके हैं, पैसा बचा है, लाखों करोड़ रुपए रोका गया है, बचाया गया है। पहले कहा जाता था 100 रुपये बेचते हैं 15 रुपये पहुँचते हैं। आज की तारीख में ये स्थिति है कि अगर आप 100 रुपये बेचते हैं किसी अकाउंट, किसी के उपभोक्ता के लिए, किसी के जिसको बेनिफिशियरी के लिए, तो उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में 100 ही रुपये पहुँचते हैं पूरे के पूरे।
ये बहुत बड़ा फर्क हुआ है। यूपीआई ट्रांसफर की बात करें दोस्तों, यूपीआई ट्रांसफर में 42% ट्रांजैक्शन, वर्ल्ड के होने वाले ट्रांजैक्शन में 42% अकेले भारत में होते हैं, जो कि नंबर 1 है। जबकि हमारे देश में इलिटरेट और सारी चीज़ें बोली जाती हैं। विश्व के देश बहुत बड़े बड़े देश हैं जो वो टेक्नोलॉजी से भी सरसब्ज हैं और विकसित देश हैं, वो सबों को छोड़ करके भारत आज नंबर 1, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरे दोस्तों, अब हम कुछ चर्चा करते हैं सरकार की योजनाओं की। सरकार ने आम आदमी के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई। दोस्तों, उनकी अगर अपन चर्चा करें तो उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए हैं। मतलब 9 करोड़ घरों में महिलाओं के पास गैस सिलेंडर पहुंचे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, 10 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। 10 करोड़ शौचालय बनाना जैसा छोटा काम सरकारों के नहीं होते हैं, आम आदमी होते हैं, लेकिन सरकार ने उसको भी एक बहुत वार फुटिंग बेसिस पे करके एक बड़ा इनिशिएटिव के रूप में लेकर के और उसके 10 करोड़ शौचालय बना के दिए हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, जनधन खाते खुले 75 करोड़ को जनधन खाते खुले, 45 करोड़ जनधन खाते खुले। फायदा क्या हुआ जनधन खातों का दोस्तों? जितना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का पैसा है, जब ये सरकार डीबीटी लाई तो जो पैसा, अब चूंकि सबके जनधन अकाउंट थे, तुरंत एक क्लिक में सारे के अकाउंट में पैसा पहुंच गया। कोरोना जैसी महामारी में हमने देखा, निराश्रित महिलाएं हैं उनको पैसा मिला, मजदूरों को पैसा मिला, किसानों को पैसा मिला। इन लोगों के पैसे डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, जब बैंकों की जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और घर आपके अकाउंट में पैसा आ गया। ये जनधन खाते खुले रहने के कारण ही संभव हो पाया। दूसरी चीज़ दोस्तों, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था, जो किया गया। उसमें से 3.5 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला। इस योजना में क्या लाभ था दोस्तों? 5 लाख तक का किसी भी अस्पताल में इलाज मुफ्त था, जो अस्पताल उन्होंने, प्राइवेट अस्पताल भी उनमें शामिल थे। तो 3.5 करोड़ लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया और अपना इलाज कराया है मुफ्त में, वो भी, ये भी हुआ है दोस्तों। 10 साल में 50 मेडिकल कॉलेज खुले थे पहले, इस सरकार के पहले तक जो यूपीए कार्यकाल था उसमें 10 मेडिकल कॉलेज खुले थे। इस सरकार के आने के बाद में 209 हो गए, 209 मेडिकल कॉलेज खुले। आप जानते हैं कि तो इसमें तो डॉक्टरों की कमी है, उस सबको दूर करने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव लिया और अभी 209 मेडिकल कॉलेज खुल गए और खुल रहे हैं। लक्ष्य, सरकार का लक्ष्य हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज खोलने का है। आगे चलते हैं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख के लगभग कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोले गए हैं, जहाँ से आप ग्रामीण जनता को लाभ में कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, वहीं के वहीं उनको सारी चीज़ों की सुविधाएं मिले, ऑनलाइन सुविधाएं, सारी चीज़ वहाँ से हो सकती है। किसानों को दोस्तों सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है। होने को तो दोस्तों मेरी अपनी व्यक्तिगत राय पूछें तो जो किसान कानून लाए गए थे वो भी किसानों के हित के थे, हालांकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, किसानों को विरोध हुआ और वापस हुए, उस पर क्या चर्चा करना, वापस तो ही गए हैं। खैर मेरे हिसाब से वो अच्छे थे। नई शिक्षा नीति में दोस्तों मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मातृभाषा का के तरफ भी झुकाव, हिंदी नहीं किसी भी भाषा में भी, आप अपनी भाषा में, मातृभाषा में आप अपने प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन कर सकते हैं, ये भी एक सुविधा दी गई है दोस्तों। उड़ान योजना के अंतर्गत में टाइप 3 जो शहर हैं हिंदुस्तान में, उन तक में हवाई अड्डे बनाए गए हैं, वहाँ तक हवाई सुविधा का लाभ वहाँ तक देने के प्रयास चालू है और ज़्यादातर जगह पे पहुँच गए हैं। 1000 के करीब तो एयरक्राफ्ट अभी नए खरीदे गए हैं भारत के अंदर। 1000 एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट खरीदना बहुत भारी होता है, वहाँ इस 8 साल के अंदर में 1000 नए एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत दोस्तों 6 करोड़ लोगों के घरों तक पेयजल पहुंचाया गया है नल के जरिए। ये तो सुविधा, ये इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और ये सेवाएं, ये सुविधाएं ऐसी हैं जिनका लाभ डायरेक्ट बेनिफिशियरी को मिल रहा है, यानी कि जनता को मिल रहा है। दोस्तों मैंने अपने पिछले एक वीडियो में कहा था
कि अब जो सरकार है, अब जो लोकतंत्र के हिसाब से अब जो चुनाव होंगे, जो नेता और जो पार्टियां, जो प्रत्याशी, जो सरकार काम करेगी, अब वोट उन्हीं को मिलेगा। ऐसा भविष्य में होता दिख रहा है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, मेरे तेरे के आधार पर अब वोट मिलना मुश्किल होता जाएगा डे बाई डे। ये भविष्य लोकतंत्र के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये तो दोस्तों इन सब चीज़ों की बातें। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं, सब पे चर्चा करना और इतने छोटे से समय में बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। इस सब के अलावा एक और इस सरकार की उपलब्धि को जो मैं मानता हूँ, हमने दोस्तों इस 8 साल के कार्यकाल में भारत के नागरिक जो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उन पर आए संकट को भी देखा है। पहले भी देखते थे, बहुत ज़्यादा कुछ होता था ऐसा मुझे याद नहीं है कभी कुछ हुआ है, लेकिन पिछले बार में कुछ उदाहरण तो मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कुवैत में भारत की नर्सें फंसी थी युद्ध के समय, और तत्कालीन मंत्री आपके जनरल वीके सिंह, उन्होंने वहाँ कैंप किया था और उनको सारे एक एक नर्स को, सभी को वहाँ से वापस लेके आए थे। बहुत बड़ी बात थी। आपने अफगानिस्तान में अभी हाल में देखा, अफगानिस्तान में भारतीय नागरिक फंसे थे जब वहाँ तालिबान का शासन हुआ। कैसे करके सारे को सभी, जब एयरपोर्ट सारे बंद थे, हवाई जहाज के ऊपर में लटक लटक के लोग बाहर निकलना चाह रहे थे, चारों तरफ से घिरे हुए थे, उस समय में भी इतने सब होने के बाद तालिबान सरकार हमारी विरोधी रही होगी, लेकिन तब भी भारतीय नागरिक बाहर निकल के आए, सुरक्षित बाहर निकल के आए, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। और सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध का, जैसे कि मैंने अभी चर्चा की आपसे। उस युद्ध में 20,000 छात्र, भारतीय छात्र फंसे हुए थे, और आपने देखा होगा, ये तो सब अभी की बात है और आपके सबके ध्यान के सामने, सरकार ने किस स्तर पर कार्य किया। 4-4 मंत्री अलग अलग राष्ट्रों में रहे, और जब तक एक एक नागरिक, एक एक छात्र वहाँ से निकल के नहीं आया, तब तक वहाँ से वो लोग हटे नहीं, युद्ध के बीच में भी रहे, और वहाँ से सभी लोग निकल के, सुरक्षित निकल के आए। लोगों ने, रूस जैसे महाशक्ति ने और यूक्रेन जैसे देश ने युद्ध विराम किए, किस लिए? कि भारतीय छात्र आसानी से निकल सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, और यूक्रेन से बाहर आ सकें। ये अमेरिका जैसे राष्ट्रों और विकसित राष्ट्रों के लिए भी संभव नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए ये संभव था। वो संभव क्यों था? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेसी, जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंध और अपनी कूटनीति के जरिए अपनी नीति बनाई, विदेश नीति, उसका कारण था। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारी चीज़ें अच्छी हुई। अपन पिछला एपिसोड पूरा निकल गया और ये एपिसोड जा रहा है, अपन सारी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इससे सरकार को कोई कष्ट नहीं हुआ होगा, ऐसा भी तो होगा। तो दोस्तों अभी तक अपन ने चर्चा की उपलब्धियों के बारे में। कमियों की बात करते हैं अगर, तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी, जनता को बहुत कष्ट हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी। जीएसटी लागू हुई, इनिशियल फेज में बहुत सारी तकलीफ हुई थी, है ना। आज की स्थिति में बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रेट्स को लेकर के जनता को बहुत कंसर्न है, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई को लेकर के बहुत कंसर्न है, किसानों को समस्याएं थी। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें अच्छी हुई, इस बीच में ये भी रही हैं। ये ठीक है कि ये सब चीज़ें जब आपने देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की घटनाएं, युद्ध जैसी घटनाएं होती हैं, तो सप्लाई चेन बिगड़ती है। जब सप्लाई चेन बिगड़ती है तो ये परिस्थितियाँ आती हैं। महंगाई आज हमारे यहाँ 8.2 के स्तर पर है, अमेरिका जैसे देश में 12% है, ब्रिटेन में 11% है, पाकिस्तान जैसे में 21% है। तो महंगाई की स्थिति बाकी सारे देशों में भी विकसित देशों तक में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। उसका कारण सप्लाई चेन सिस्टम का टूटना है। तो ये परिस्थितियाँ हो सकती हैं, ये हैं। इस तरह की परेशानियाँ भी लोगों को हुई हैं। और एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो दोस्तों हुई है, जो कष्ट दोस्तों दिखता है, वो ये देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिक जो सद्भाव है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो बिगड़ा है, वो और बिगड़ रहा है। दो समुदायों के बीच में खाई बनने की कोशिश हो रही है। ठीक है, ये हो सकता है, इसमें सबका अपना अपना मत है। कोई कहता है कि विदेशी साजिश के तहत हो रहा है, इस सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन सरकार के और इन सब के प्रयास से इन सब चीज़ों को रोका जाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो सब चीज़ें थी कि अपने इसकी में, अगर अपन इसको सारी चीज़ों को अगर देखें
तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी कुछ चीज़ों को छोड़कर, हमने पेट्रोलियम की बात की, पेट्रोलियम के साथ में सरकार ने सभी स्पष्ट रूप से कहा है कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रेट कम नहीं होंगे, क्योंकि वो आने वाले समय में इसका सस्ता विकल्प लाने के लिए तैयार है, उसकी तैयारी में है। तो 1 साल 2 साल के बाद में ये जो जिनको अपन बहुत महंगा और जिसके बोल में है, कारण क्या है दोस्तों, 80% हम लोग अपना जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो इम्पोर्ट करते हैं। अपनी ज़रूरत का 80% बाहर से आता है, जिस पर अनाप शनाप पैसा देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से करने के बचने की कोशिश सरकार कर रही है, अल्टरनेट ला रही है। जब तक नहीं आती है तब तक की तकलीफ है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें भी अपन ने इस ढंग से इसका एनालिसिस किया। मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को मार्क्स देने चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस सरकार ने अच्छा काम किया है, इसको मार्क्स देने चाहिए। तो मेरी तरफ से तो ये सरकार पास है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। दोस्तों अगर मेरे ये एपिसोड आपको पसंद आए हैं, दोनों पिछला वाला और अभी वाला, तो दोस्तों लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल बटन जरूर दबाना भूलें नहीं। दोस्तों आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।